Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi, going to start 12th lecture on mathematics for class 12th from NCERT part 1. In this lecture we will discuss the further examples, given examples, solved examples in this textbook, and till now we had discussed the relations, type of relations, reflexive, symmetric, transitive, equivalence relation, and some examples based on this concept. Then equivalence class and the type of functions. Under the heading of type of functions, we had discussed one type of function, many one type of function, into and onto functions. And then we looked upon the composition of functions, how to compose new functions from given simple functions. Under the heading of composition of functions, basically we have seen how three sets take part in relation with each other. If set A is related to set B is related to set C, then how set A is related to set C? तीन सेट्स को लेके A का B से रिलेशन हमने देखा, B का C से रिलेशन देखा, और फिर इन दोनों रिलेशंस के कैसे हैं इस पे हमने डिसाइड किया कि A का C से कैसा रिलेशन होगा डायरेक्ट। तो इस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया, 21 एग्जांपल तक डिस्कशन हो चुका था। अब हम रिमार्क्स देखेंगे, यहाँ क्या रिमार्क दिया हुआ है और आगे बढ़ेंगे। It can be verified in general that g of f is 1 1 implies that f is 1 1. Similarly, g of f is onto implies that g is onto. अब देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कहा जा रहा है कि अभी तक के एग्जाम्पल्स में ये बात अब वेरीफाई हो चुकी है, तो अब इसे हम एक जनरल स्टेटमेंट की तरफ भी कह सकते हैं कि यदि g ऑफ f 1 1 है तो f 1 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, f 1 1 होगा, g 1 1 होगा या नहीं ये जरूरी नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने अभी एक या दो एग्जाम्पल पहले देखा था, हम लोगों ने 20 या 19th एग्जाम्पल में आपने देखा कि यदि g ऑफ f 1 1 है तो दोनों का 1 1 होना जरूरी नहीं है, g और f दोनों का 1 1 होना जरूरी नहीं है, मगर एक तो 1 1 होगा f। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से सिमिलरली g ऑफ f यदि ऑन टू है तो g का ऑन टू होना जरूरी है, f हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का होना जरूरी नहीं है, मगर g ऑन टू होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि g ऑफ f को 1 1 होने के लिए f का ऑन टू होना जरूरी है, या कहें कि अगर g ऑफ f 1 1 है तो f जरूर 1 1 होगा, और g ऑफ f यदि ऑन टू है तो g ऑन टू अवश्य होगा, f ऑन टू हो ये कोई जरूरी नहीं है। Now we would like to have close look at the functions f and g described in the beginning of this section in reference to a board examination. एक एग्जाम्पल था, आपको याद होगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स का सेट लिया गया था, फिर उसको एक रोल नंबर अलॉट किया गया था बच्चों को, फिर उस रोल नंबर को कोड्स में कन्वर्ट किया गया था। ये तीन सेट बन रहे थे। सेट ए था, देखिए आगे लिखा भी है यहाँ, सेट ए था सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेट बी था रोल नंबर से अलॉटेड टू दोज स्टूडेंट्स, और सेट सी था कोड, जो सीक्रेट कोड बनाया गया फॉर एवरी रोल नंबर, ईच रोल नंबर। ये तीन सेट्स थे। Each student appearing in class 10th examination of the board is assigned a roll number and under the function f, and each roll number is assigned a code number under g. ये दो functions थे। f function क्या था, जिसमें student का उसके roll number से relation show किया जा रहा था, और g function था जिसमें roll number का उसके code से, corresponding code से relation establish किया जा रहा था।
After the answer scripts are examined, examiner enters the marks against each code number in a mark book and submits to the office of the board. बिल्कुल ठीक है। जो एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है, इवैल्यूएट करता है बोर्ड की, वो उस कोड के अगेंस्ट नंबर देता है। उसे ना तो स्टूडेंट का नाम पता होता है, ना ही रोल नंबर पता होता है, उसे सिर्फ वो कोड पता होता है। तो वो कोड, हर कॉपी पे एक कोड होगा, उस कोड के आगे उस कॉपी में कितना नंबर स्कोर हुआ, मार्क्स स्कोर हुए, वो उसको एंटर करता है और इसी तरह करके सभी कॉपीज को के मार्क्स को बोर्ड ऑफिस को सबमिट किया जाता है। द बोर्ड ऑफिशियल्स decode by assigning roll number back to each code number। अब देखिए पूरा प्रोसेस उल्टा चल रहा है। जो कोड नंबर है उससे अब उसका करस्पॉन्डिंग रोल नंबर जो असाइन किया गया था वो देखा जाएगा, और थ्रू अ प्रोसेस रिजर्व टू जी, जो कि जी फंक्शन के द्वारा होगा, क्योंकि जी फंक्शन में रोल नंबर और कोड नंबर का रिलेशन है। दस मार्क्स गेट्स अटैच्ड टू रोल नंबर rather देन कोड नंबर। और अब जो कोड नंबर है उससे उस रोल नंबर वाले स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला वो रोल नंबर पता चल गया। फर्दर द प्रोसेस रिवर्सेस टू एफ, assigns a roll number to the student having that roll number। अब देखिए और रिवर्स पीछे आते हैं, तो यदि रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग मार्क्स पता चल गए तो वो रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट कौन सा है ये पता चल जाएगा एफ रिलेशन से, क्योंकि एफ रिलेशन, एफ फंक्शन जो था इसमें स्टूडेंट का उसके रोल नंबर से रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया था। तो दिस हेल्प्स इन असाइनिंग मार्क्स टू द स्टूडेंट स्कोरिंग दैट मार्क्स। तो इससे ये पता चल जाता है कि कोई स्टूडेंट कितना मार्क्स स्कोर किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली इस पूरे डिस्कशन में यहाँ तक यही कहा जा रहा है कि ए बी सी तीन सेट्स थे। ए स्टूडेंट्स का सेट हो गया, बी रोल नंबर्स का सेट हो गया और सी कोड नंबर का। तो ए से बी का रिलेशन एफ रिलेशन से हुआ, स्टूडेंट को रोल नंबर अलॉट हो गया, और बी से सी को रिलेट किया गया तो रोल नंबर को कोड अलॉट हो गया। अब इसी प्रोसेस को उल्टा रिवर्स करें हम, ठीक है, इनवर्स या रिवर्स जो भी चाहे आप कह सकते हैं। प्रोसेस को रिवर्स करें तो कोड नंबर से रोल नंबर पता चल जाएगा और रोल नंबर से स्टूडेंट के बारे में पता चल जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे अब हम फंक्शन को रिवर्स करने के देख रहे हैं, उल्टी तरफ से देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से। इसी को इनवर्स करना कहते हैं, किसी फंक्शन को इनवर्स करना। इन्वर्टिबिलिटी टॉपिक अब यहाँ से शुरू होने वाला है, जैसा कि टेक्स्ट से पता चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने फंक्शन का कंपोजिशन देखा कि ए से बी रिलेट हो रहा है, बी से सी रिलेट हो रहा है, तो ए से सी कैसे रिलेट हो रहा है। अब हम देखेंगे उल्टा कि सी से बी कैसे रिलेट हो रहा है और बी से ए कैसे रिलेट हो रहा है, क्योंकि यही इस डिस्कशन में पता चल रहा है कि एक बार किसी कोड नंबर को मार्क्स मिल गए तो अब उस कोड नंबर से रोल नंबर कैसे रिलेट हो रहा है और उस रोल नंबर से वो स्टूडेंट कैसे रिलेट हो रहा है। पूरा रिवर्स ऑर्डर में हम चल रहे हैं, यही बात अभी तक डिस्कस की गई है। आगे देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट while composing f and g to get g of f, first f and then g was applied। हाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने g और f और g से गॉफ बनाया, g ऑफ fx बनाया, तो पहले हम f का यूज कर रहे थे और फिर g रिलेशन का यूज कर रहे थे। आप अभी तक पीछे के एग्जांपल्स में जाके देखिए, आपको यही देखने को मिलेगा कि पहले fx की डेफिनेशन को यूज कर रहे थे, क्योंकि g ऑफ fx में पहले fx की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे थे और फिर g की डेफिनेशन लगा के g ऑफ fx निकाल ले रहे थे। आपको याद होगा वो रैशनल फंक्शन वाला एग्जांपल, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। अब देखिए g ऑफ fx यहाँ निकालना था, तो पहले हमें fx को अप्लाई किए यहाँ पे, यहाँ fx की वैल्यू पुट किए तो ऊपर से आप देख सकते हैं ये रहा fx का डेफिनेशन 3x प्लस 4/5x माइनस 7, 3x प्लस 4/5x माइनस 7 यहाँ gx में पुट किया गया, और फिर g को यहाँ अप्लाई किया हमने। g की डेफिनेशन यहाँ थी 7x प्लस 4/5x माइनस, तो 7x की जगह ये fx की वैल्यू और 5 यहाँ पे भी ऐसे। तो कह रहे हैं जब g ऑफ fx हम निकालते हैं तो पहले f की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं और फिर g की डेफिनेशन को, यही बात यहाँ लिखी गई है, फर्स्ट f and then g was applied, while in the reverse process of the composite g of f। कह रहे हैं लेकिन अगर g of f का रिवर्स प्रोसेस करें,
यानी f of g इसको हम कहते हैं। First, the reverse process of g is applied and then the reverse process of f is applied। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स प्रोसेस कहा जा रहा है यहाँ। तो पहले हम g का रिवर्स अप्लाई करेंगे और फिर f का रिवर्स अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। आप इसको इस एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम के जो एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स का, इस कॉन्टेक्स्ट में भी सोच सकते हैं आप कि यदि आप गॉफ लगा रहे हैं तो पहले किसे अप्लाई कर रहे हैं, और फॉग यानी एफ ऑफ जी कर रहे हैं तो किसे पहले अप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल है आगे। एग्जाम्पल 22, लेट एफ। अब एफ एक फंक्शन है, डोमेन सेट है 1 2 3, कोडोमेन है ए बी सी। बी 1 1, ये 1 1 फंक्शन है। एंड ऑन टू भी है ये। गिवन बाय, तो अब अगर 1 1 ऑन टू है तो देखिए कैसे है, कैसे गिवन बाय मतलब अब डेफिनेशन कैसे दिया जा रहा है इस फंक्शन का। f1 इक्वल टू ए, यानी 1 ए से रिलेट हो रहा है अगर मैपिंग करेंगे तो। f2 इक्वल टू बी, 2 बी से रिलेट हो रहा है। एंड f3 इक्वल टू सी, 3 सी से। शो दैट देयर एग्जिस्ट्स अ फंक्शन g such that abc related to 1 2 3 such that g of f is equal to ix। ix वही आइडेंटिटी फंक्शन है जो पीछे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, आई ए और आई बी एक जगह आया था। g of f is equal to ix and f of g is equal to iy, where x is equal to 1 2 3 and y is equal to abc। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है अगर आप देखें तो, जैसा पीछे हम लोगों ने देखा था। x सेट का नाम इसे दे रहे हैं और y सेट का नाम इसे दे रहे हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो x और ये y है, यहाँ पे y और यहाँ x है, यानी कि दो ही सेट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तीसरा कोई सेट C नहीं है। यहाँ पे f के लिए जो डोमेन है वो g के लिए कोडोमेन है। सॉरी, यहाँ पे जो डोमेन है यहाँ g के लिए कोडोमेन है, और यहाँ जो कोडोमेन है f के लिए वो g के लिए डोमेन सेट है। तो इसकी मैपिंग यदि आप चाहें तो कर लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। और मैपिंग करके ये f रिलेशन को शो कर लीजिए। 1 को a से एरो से कनेक्ट करिए, 2 को b से कनेक्ट करिए और 3 को c से कनेक्ट कर लीजिए, तो f की मैपिंग तैयार हो जाएगी। तो अब कह रहे हैं कि ये इतना करने के बाद शो करिए कि एक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा, जिसमें अब ध्यान दीजिएगा कि अब मैपिंग रिवर्स होगी। अब ये डोमेन सेट है, यदि आप यहाँ पर एक x बनाते हैं और यहाँ पे y बनाते हैं, तो x से y का रिलेशन f को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y से x का रिलेशन उल्टा एरो बनाएंगे, वो g को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सच दैट g of f is equal to I and f of g is equal to I y। तो g of f ix, वेयर x और y आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ये सेट x है और ये सेट y। कंसीडर g is equal to a b c एरो 1 2 3 एज ga is equal to 1। मानिए कि a का 1 से रिलेशन है, जब आप रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं तो एरो से a को 1 से रिलेट करिए, b को 2 से करिए और c को 3 से करिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। It is easy to verify that composite g of f is equal to ix is the identity function on x। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि g of f क्या होगा, ix होगा। आइडेंटिटी ऑफ x यानी कि जो वैल्यू x की मिलेगी वो सेट x से बिलोंग करेगी। अगर आप g of fx निकालेंगे तो g of fx कैसे निकालेंगे, g of fx, अब fx की जगह आप क्या पुट करेंगे, a को पुट करेंगे, क्योंकि fx की ये एलिमेंट्स fx को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x इक्वल टू 1 लेंगे तो g ऑफ fx क्या होगा, a होगा। तो यदि आप g ऑफ fx निकाल रहे हैं तो fx की जगह आप जैसे ही a लेंगे तो a 1 से रिलेट होगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, a इज रिलेटेड टू 1। ये देखिए, a इज रिलेटेड टू 1। उसी तरह अगर तो 1 क्या है, x से बिलोंग कर रहा है, तो आइडेंटिटी ऑफ x कहा जाएगा। इसी प्रकार से जब आप g ऑफ fx की g ऑफ fx में fx की जगह जब आप b पुट करेंगे तो fx की जगह b पुट करते ही क्या आएगा आपका, b 2 से रिलेट होगा। तो g ऑफ
बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 अगेन किससे बिलोंग कर रहा है, x से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी आई x को सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी ऑफ x है। सिमिलरली 3 आएगा तो आइडेंटिटी ऑफ x को ये पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही प्रूव करना है। और f ऑफ g यदि अब आप निकालेंगे तो f ऑफ gx में gx की जगह जगह gx कौन सा सेट है, gx सेट ये वाला सेट है। क्योंकि जब आप gx कहते हैं तो gx कहते ही x ये हो जाता है और gx ये हो जाता है, क्योंकि x से डोमेन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और gx से उसके करस्पॉन्डिंग इमेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप f ऑफ gx लेंगे तो gx की जगह अब आप क्या लेंगे, 1 2 3 ले सकते हैं, यही 3 पॉसिबिलिटी है। यदि आप 1 लेंगे तो 1 किससे रिलेट होगा, a से, तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्योंकि जब आप gx की जगह 1 लेते हैं, ध्यान दीजिए g रिलेशन में अगर ये a है तो g ऑफ a क्या होगा, 1 होगा। g ऑफ b क्या होगा, 2 होगा। g ऑफ c क्या होगा, 3 होगा। तो अब gx अगर आप जनरल लेते हैं तो आप gx को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, g ऑफ a यानी 1, g ऑफ b यानी 2, g ऑफ c यानी 3। तो 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे gx की जगह। तो f ऑफ gx में जब gx की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 किससे रिलेट होगा, a से होगा। तो है ना, सिमिलरली 2b से। तो अब आइडेंटिटी ऑफ y आ रहा है, आप देख सकते हैं ए बी सी अगर आ रहा है तो ए बी सी कौन सा सेट है, ध्यान दीजिए ये y सेट है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो आइडेंटिटी ऑफ y आ रहा है। सो दैट्स दिस वे यू कैन प्रूव इट। एग्जाम्पल इसको आप मैपिंग करके करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आएगी। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप x से y को रिलेट कर रहे हैं तो वो fx फंक्शन है, और जब y से x को रिलेट कर रहे हैं तो वो gx फंक्शन है। और आइडेंटिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, आइडेंटिटी ऑफ x और आइडेंटिटी ऑफ y का क्या मतलब है। आइडेंटिटी ऑफ x का मतलब है कि यह पूरा जब सॉल्व करें इसको पूरा वर्कआउट करें g ऑफ fx को, तो जो एलिमेंट यहाँ पर आए वो x सेट से बिलोंग करे, तब वो आइडेंटिटी ऑफ x कहलाता है। और f ऑफ g को अगर आप वर्कआउट करेंगे तो जो एलिमेंट यहाँ पर आएगा वो y सेट से बिलोंग करेगा, इसलिए उसे आइडेंटिटी ऑफ y कहते हैं। Remark: the interesting fact is that the result mentioned in the above example is true for an arbitrary 1 1 and onto function अब f कोलन x to y। कह रहे हैं कि जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में, वो किसी भी फंक्शन x टू y अगर ऐसा फंक्शन है, अगर 1 1 और ऑन टू है ये फंक्शन f, तो उसके लिए ये बात सत्य होगी, ट्रू होगा। यानी कोई भी फंक्शन यदि 1 1 ऑन टू है तो g ऑफ f उसका आइडेंटिटी ऑफ x आएगा और f ऑफ g उसका आइडेंटिटी ऑफ y आएगा। सो यही बात यहाँ कही जा रही है। नॉट ओनली दिस, इवन द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इसका कन्वर्स भी सही है। कन्वर्स क्या होगा अब आप समझ जाइए कि यदि कोई दो फंक्शन f और g हो इस प्रकार से कि g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ x आए, f ऑफ g आइडेंटिटी ऑफ y आए, तो फिर वह फंक्शन f जो होगा वो 1 1 ऑन टू होगा। ये कन्वर्स स्टेटमेंट है, लिखा भी है, दैट इज इफ f x to y is a function such that there exists a function g y to x। ध्यान दीजिएगा ये x टू y और ये y टू x, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। f का इनवर्स यहाँ पे ये y है, सॉरी f का फंक्शन ये g है। तो कह रहे हैं कि if f x to y is a function such that there exists a function g y to x such that g of f equal to identity of x and f of g equal to identity of y, then f must be 1 1 and on to, must be ध्यान दीजिएगा 1 1 on 2 होगा ही होगा f। The above discussion, example 22 and remark lead to the following definition। अब देखिए जो ऊपर एग्जाम्पल था 22 और ये जो रिमार्क है इससे हम एक डेफिनेशन पे पहुंचते हैं। ये डेफिनेशन इनवर्टिबिलिटी का आप देख सकते हैं। डेफिनेशन 9,
A function f x to y is defined to be invertible if there exists a function g y to x such that g of f is equal to ix and f of g is equal to iy. तो ये definition हो गया. The function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. f का पावर नहीं पढ़ते हैं, इसे लिखते हैं ऐसे -1 ऊपर, मगर पढ़ते हैं इसे f inverse. तो यही बात यहाँ लिखी गई कि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 on 2 होगा. तो f x to y को इन्वर्टेबल तब डिफाइन करेंगे जब उसके लिए एक g y to x एग्जिस्ट करे सच दैट कि g of f ix हो और f of g iy हो. इस चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ऊपर जैसा कि रिमार्क में दिया था, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो निश्चित रूप से f क्या होगा, 1 1 और on 2 होगा. ऐसा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है अभी, ये आगे शायद लिखा भी है इन्होंने. Thus if f is invertible then f must be 1 1 and on 2 and conversely if f is 1 1 and on 2 then f must be invertible. बिल्कुल सही है. This fact significantly helps for proving a function f to be invertible by showing that f is 1 1 and onto, especially when the actual inverse of f is not to be determined. कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें हेल्प करेगा ये चेक करने के लिए कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है. यानी कि यदि हम किसी फंक्शन f को 1 1 on 2 शो कर दें तो वह इन्वर्टेबल होगा, ये प्रूफ किया जा सकता है. इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसी इन्वर्टिबिलिटी पे बेस्ड हैं. लेट अस सी द एग्जांपल 23. Let f n to y be a function defined as fx is equal to 4x plus 3. देखिए एक फंक्शन है, इसमें डोमेन सेट नेचुरल नंबर है n है और कोडोमेन सेट कोई y सेट है जिसके बारे में आगे बताया गया है. और डेफिनेशन फंक्शन की है fx इक्वल टू 4x प्लस 3. ध्यान दीजिए ये x जो होगा वो डोमेन का एलिमेंट होगा यानी नेचुरल नंबर ही होगा. वेयर y सेट के बारे में देखिए क्या कह रहा है, y बिलोंग्स टू n, y भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और y इस प्रकार से होगा कि वो 4x प्लस 3 के बराबर होगा यानी fx के बराबर. फॉर सम x बिलोंग्स टू n और x यहाँ पे n से, तो बात वही है, इसमें कुछ नई बात नहीं कही गई है. सिंपली ये n to n ही रिलेशन है क्योंकि y also belongs to n है. शो दैट f is invertible, फाइंड द इनवर्स. ठीक है, तो यहाँ शो करना है हमें कि f इन्वर्टेबल है. इसके लिए हमें f को 1 1 on 2 प्रूफ करना होगा. पीछे हम लोगों ने एग्जांपल्स में 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं और on 2 कैसे प्रूफ करते हैं, ये दोनों बातें पीछे एग्जांपल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो अब हम इस फंक्शन को 1 1 और on 2 प्रूफ करेंगे. कंसीडर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ऑफ y. कह रहे हैं y सेट का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लीजिए, y स्मॉल लेटर y से. बाय द डेफिनेशन ऑफ y इक्वल टू 4x प्लस 3, ये डेफिनेशन है y का. देखिए यहाँ लिखा गया है y कैसे डिफाइन हो रहा है. फॉर सम x इन द डोमेन n, n सेट से कोई x यदि हम लें तो कैसे डिफाइन हो रहा है ये लिखा गया है. दिस शोज दैट x इज इक्वल टू y माइनस 3/4. यहाँ से सॉल्व किया गया है. देखिए x निकाला गया है, 3 को आप इस तरफ ले आएंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा और फिर 4 से डिनोमिनेटर में इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3/4. तो ये x इन टर्म्स ऑफ y लिखा गया है. डिफाइन g सच दैट, मीन्स g इस प्रकार से है, y इज रिलेटेड टू n. अब ऑर्डर देखिए बदल गया, n का y से था, y को n से कर रहे हैं इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि इनवर्स में हम ऐसा ही करते हैं. y related to n by gy is equal to y minus 3/4. अब ध्यान दीजिए जब आप gy लिख रहे हैं मतलब ये y जो यहाँ लिखा जा रहा है ये किस सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, इससे. ये डोमेन हो गया g के लिए. तो g के लिए आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यदि डिफाइनिंग स्टेटमेंट, तो यह एलिमेंट g का डोमेन होगा
और ये पूरी वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी वो जी का कोडोमेन यानी कि एन से बिलोंग करेगी इधर। तो यही बात यहाँ लिखी गई है। नाउ गॉफ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स को वाई के टर्म्स में लिखा गया और एक्स की जगह जी वाई लिख दिया गया और वाई की जगह तो वाई है ही, तो ध्यान दीजिए। नाउ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया गया 4x+3। ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप यहाँ पे एफ एक्स की जगह 4x+3 लिखते हैं तो ये वाला x जो है वो किस सेट से बिलोंग करेगा, ध्यान दीजिए ये वाला x कौन सा x है, ये है, और ये x क्या है, इसके डोमेन से f के बिलोंग करेगा। तो ये x ध्यान दीजिएगा कौन सा है, यहाँ वाला इस सेट का एलिमेंट है। यही कंफ्यूजिंग पार्ट्स होते हैं इस पूरे डिस्कशन में, जिसको आपको यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आप हर चीज को इजीली समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो g ऑफ दिस थिंग, दिस इज एफ एक्स, जिसमें x क्या है वो इस सेट का एलिमेंट, इज इक्वल टू, अब देखिए g ऑफ दिस थिंग क्या होगा, अब यहाँ के डेफिनेशन को यूज करिए, g ऑफ y क्या है y-3/4, तो g ऑफ दिस थिंग क्या होगा दिस -3/4 हो जाएगा, y की जगह हम इसको पुट कर देंगे 4x+3, 3 कैंसिल हुआ, फिर 4 कैंसिल होगा, x बच गया, आइडेंटिटी आ गया, देखिए आइडेंटिटी यानी x आ गया यहाँ पर। तो g ऑफ एफ एक्स आइडेंटिटी ऑफ क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो ये x कौन सा x था, मैंने पहले ही बताया, ये x यही वाला x है, सेट x। तो g ऑफ एफ एक्स, अब ये देखिए कंडीशन पे आते हैं पीछे, g ऑफ एफ एक्स आइडेंटिटी ऑफ x आ गया, हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। f ऑफ g, अब आइडेंटिटी ऑफ y अगर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं एंड f ऑफ g अब निकालेंगे, f ऑफ जी वाई देखिए क्या होगा, f ऑफ जी वाई, f ऑफ जी वाई में अब ये y क्या है, किस सेट से बिलोंग करेगा, ये ऊपर डिफाइन किया गया था y, ये y की डेफिनेशन है, y बिलोंग्स टू n है और सच दैट y की इक्वल टू 4x+3 होगा। तो f जी वाई इज इक्वल टू f ऑफ, अब जी वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जी वाई इज इक्वल टू y-3/4, और f ऑफ दिस थिंग क्या होगा, एफ एक्स क्या था 4x+3 था, तो एफ ऑफ दिस थिंग क्या होगा 4 इंटू दिस थिंग प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर y-3+3 3 कैंसिल होगा, तो बचेगा y। अब देखिए ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, y की वैल्यू आ गई सिंगल, मगर ये y किससे बिलोंग करेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये y कौन सा y था, जो सेट y से बिलोंग कर रहा था, तो आइडेंटिटी ऑफ y कहेंगे इसे, तो सेट y का एलिमेंट है। सो दिस शोज दैट g ऑफ f इज इक्वल टू i n, तो एंड f ऑफ g इज इक्वल टू i y। तो ध्यान दीजिए n और y ये दो एलिमेंट्स थे एग्जाम्पल में, n और y, तो g ऑफ एफ एक्स जो आया वो n, आइडेंटिटी ऑफ n आ गया, f ऑफ g जो आया वो आइडेंटिटी ऑफ y आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इन्वर्टिबिलिटी की, सो विच इम्प्लाइज दैट f इज इन्वर्टिबल एंड g इज इनवर्स ऑफ f, और g f का इनवर्स होगा, ये डेफिनेशन में लिखा गया था कि द फंक्शन g is called inverse of f if g of f is equal to ix and f of g is equal to iy। तो इसी डेफिनेशन को यहाँ अप्लाई किया गया इस एग्जाम्पल में, इसको आप ध्यान से देखेंगे फिर से, तभी आगे आपको बातें समझ में आएंगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।